द्वि विवाह। विष्णुनगर के रामहर्ष तिवारी एक इंटर कॉलेज में संस्कृत विषय के लेक्चरर थे। उनके पास पुश्तैनी खेतीबाड़ी और जमीन जायदाद बहुत अधिक थी। उनकी जमीन कई गांव तक फैली हुई थी। बिल्कुल भरा पूरा घर था, कहीं कोई कमी न थी। तिवारी जी बड़े मृदुभाषी और निश्चल स्वभाव के पुरुष थे। सुबह शाम नियमित रूप से गीता का पाठ करते। उनकी तिवराइन अंजिलिका देवी भी उन्हीं की भांति अत्यंत सुशील, विनम्र और मृदुभाषी थी। इतना सब कुछ होने पर भी पति पत्नी काफी उदास और बुझे बुझे से रहते। दिन रात बस उन्हें एक ही चिंता खाई जा रही थी कि सारी उम्र निकल गई लेकिन अपने पास कोई संतान नहीं है। परमात्मा ने ना जाने क्यों हमें कोई औलाद ना दी। शायद पिछले जन्म में हमसे ही कोई खता हो गई। इस जन्म में ईश्वर हमें उसी गुनाह की सजा दे रहा है। हमारे भाग्य में निसंतान ही मर जाना बदा है। लगता है पहाड़ जैसा ये बोझ अब हमारे साथ ही जाएगा। आजकल करते करते पति पत्नी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाने लगे। उनके मन में कांटे की भांति हमेशा यही बात खटकती रहती कि धूप और बरसात में कड़ी मेहनत से कमाई गई इस अकूत दौलत का बारिश कैसे बनाऊं। इस दुनिया का दस्तूर अब ऐसा हो गया है कि लोग अपने जन्मदाता माता पिता की सेवा करना ही पसंद नहीं करते, तो ऐसे में भला हमारी सेवा कौन करने को राजी होगा। जब हम चलने फिरने लायक भी न रहेंगे तब हमें सहारा कौन देगा। यदा कदा संतान के बारे में सोचते सोचते वे एक अजीबा सी दुविधा में उलझ कर रह जाते। वे कभी सोचते कि लाओ अपनी किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लें, तो कभी सोचने लगते कि बड़ा होकर गोद लिया हुआ बच्चा हमारा आदर मान करेगा भी या नहीं। इसकी क्या गारंटी है। इस जग में बच्चे जब अपने सगे माँ बाप के ही नहीं हो रहे हैं तो हमें कौन पूछेगा। पति पत्नी बार बार यही सोचते कि हम जिसे भी अपने धन का मालिक बनाएंगे वही एक न एक दिन हमें धोखा देगा। वह हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई को अपनी मुट्ठी में करते ही तोते की तरह हमसे आंख फेर लेगा। आज की आधुनिक युवा पीढ़ी कुछ कहने पर अपने माँ बाप को ही आंख दिखाने लगती है, तो किसी दूसरे की औलाद का क्या भरोसा। आखिर बढ़ती आयु को देखकर बाबू रामहर्ष पति पत्नी ने आपस में मशविरा किया। उन्होंने फैसला किया कि अब हमारे नेत्र न मालूम कब बंद हो जाएंगे, इसलिए हम अपनी सारी जायदाद अपने शिक्षित, होनहार और हंसमुख भांजे मयंक के नाम लिख देंगे। वह हमें कुछ समझे या ना समझे उसकी मर्जी, पर हम किसी और को इसका स्वामी न बनाएंगे। हो सकता है वह हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे। कोई जरूरी नहीं कि संसार के सभी युवक एक जैसे हों। आखिरकार मयंक है तो अपना ही खून, वह हमारे साथ कोई छल कपट थोड़े ही कर सकता है। ये सोचकर एक दिन पटवारी को बुलाकर रामहर्ष बाबू अपना सब कुछ मयंक के नाम कर दिए। वैसे मयंक भी थे बड़ी किस्मत वाले। वह तकदीर के इतने धनी थे कि क्या कहना। मयंक अब उनकी गोद लिए हुए दत्तक पुत्र बन गए। उनकी किस्मत पलटी तो ना हल्दी लगा न फिटकरी, और काम भी चोखा बन गया। बिना किसी परिश्रम के ही उनके हाथ मानो कुबेर का खजाना लग गया। जगत पिता ने बाकई छप्पर फाड़कर उन्हें अपार दौलत दी थी। मयंक अपने माता पिता के इकलौते पुत्र तो थे ही, तिवारी परिवार के भी कानूनी इकलौते पुत्र बन गए। अब वह देखते ही देखते एक नहीं वरन दो दो घरानों के लाडले बन गए। एक ही साथ उन्हें दोनों घरों का स्नेह दुलार मिलने लगा। तिवारी जी जमीन जायदाद अपने नाम होते ही मयंक के माँ बाप ने उन्हें तिवारी जी और उनकी तिवराइन की देखभाल के काम काज में लगा दिया। अब मयंक अपने माता पिता की आज्ञा से अपने मम्मी पापा की जी भर सेवा करने में जुट गया। कुछ ही दिनों में अपनी सेवा से उन्होंने उनका दिल जीत लिया। मयंक को पाकर वृद्धावस्था में वे धन्य हो गए। पति पत्नी को इतनी खुशी हुई कि वे फूले न समाते। मयंक बाबू
उनका बड़ा ख्याल रखते, उनकी हर छोटी बड़ी बात को बिना किसी नानकुर के बड़ी प्रसन्नता से शिरोधार्य कर लेते। उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर तिवारी दंपति अपनी खुद की संतान न होने का गम आहिस्ता आहिस्ता भूल गए। मियाँ बीबी उन्हें ही अपनी असली संतान मानने लगे। वैसे मयंक थे बड़े लाजवाब किस्म के नौजवान। पढ़ाई लिखाई जैसे फालतू काम में मन लगाकर दिमागी कसरत करना उनके बूते की बात न थी। बड़े मुश्किल से 3 साल में हाई स्कूल पास हुए। उन्होंने बचपन से ही कुश्ती लड़ना और खेल कूद में लगे रहना काफ़ी पसंद था। बिना दिमाग वाले कामों के लिए वह हमेशा सहर्ष तैयार रहते थे। बेचारे 10वीं पास करते करते पूरे 18 साल के हो गए। अब आगे और पढ़ाई करने से वह साफ साफ कतराने लगे। मेहनत करते करते उनका मन पढ़ाई लिखाई से उब चुका था। मयंक के माता पिता की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मयंक अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर किसी काम धंधे से लग जाए तो हम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसका विवाह बगैर कर दें। मयंक के पिता हृदयनाथ पांडे और माँ सुजाता देवी बहुत ही मिलनसार और मृदुल विचार के थे। जाने माने ब्राह्मण होते हुए भी जाति पाति के ढोंगों से सदैव कोसों दूर रहते थे। उनका मन था कि इंसान को उसका कर्म ही ऊंच और नीच बनाता है। अगर ब्राह्मण होकर भी कोई ब्रह्म को नहीं जानता है तो वह ब्राह्मण ही क्या, ब्राह्मण तो वही है जो ब्रह्म को जानते हैं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से ही महान बनता है। उनके इसी विचार के समर्थक तिवारी जी पति पत्नी भी थे। छुआछात जैसे संक्रामक रोग के लिए उन्होंने हृदय पटल पर लेश मात्र भी जगह न थी। उनका विचार था कि जब सब लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, तब आपस में यह भेदभाव क्यों। मनुष्य मनुष्य के बीच में जात पात की दीवार नहीं होनी चाहिए। मयंक बाबू मजबूत कद काठी के लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे युवक थे ही। 10वीं पास होते ही वह एक रोज गोरखपुर छावनी गए और जाकर पुलिस में सिपाही बन गए। बंदरों की भांति उछलने कूदने में वह माहिर थे ही, इसलिए पुलिस में जाने के लिए उन्हें कुछ खास मशक्कत न करनी पड़ी। उनका गठीला बदन हामिकों के मन भा गया और सहर्ष उन्हें चुन लिया। अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग लेने के बाद मयंक बाबू एक पुलिस थाने में तैनात कर दिए गए। उन्हें कभी किसी थाने में लगा दिया जाता तो कभी किसी थाने में। सरकारी नौकरी मिलते ही बाबू हृदयनाथ एक कुलीन सुशिक्षित सुघड़ कन्या देखकर बड़ी धूमधाम से उनका विवाह कर दिया। इससे उनकी सारी चिंता दूर हो गई। वह एकदम निश्चिंत हो गए। उनके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया। वह एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। मयंक बाबू की नई नवेली पत्नी कविता बहुत ही सुंदर और मनमोहक नाक नक्श की थी। मानो वह सचमुच कोई कुल देवी थी। गृह कार्य और पाक कला में वह इतनी प्रवीण थी कि बाबू हृदयनाथ पांडे के घर में कदम रखते ही उसने सबका मन मोह लिया। उसे पाकर पांडे दंपत्ति का दिल बाग बाग हो गया। कुछ दिनों में वह उसकी भूरी भूरी तारीफ करने लगे। वह उसकी प्रशंसा करते कभी न थकते पाया। उसकी वाणी में कोयल जैसी मिठास थी। उसके हंसने पर ऐसा लगता जैसे ओठों से फूल झड़ रहे हों। कविता जैसी व्यवहार कुशल जीवन संगनी मिलने से मयंक की तबीयत एकदम हरी हो गई। वह उस पर जान छिड़कने लगे। उनका मन मंदिर कुलाचे भरने लगा। शादी के कुछ दिन बाद कविता अपने पतिदेव के साथ तिवारी घराने की बहू बनकर वहां रहने लगी। वहां जाते उसने उनके हृदय पर भी कब्जा जमा लिया। जब उन्हें औलाद न होने का तनिक भी कष्ट न था। बुढ़ापे में उन्हें पुत्र तो मिला ही था, एक रूपवती गुणवंती पुत्र वधू भी मिल गई। कविता बिल्कुल सगे सासू ससुर के समान उनकी आब भगत करती। उसके सेवा भाव को देखकर तिवारी जी और तिवराइन एकदम गदगद हो गए। अब उनके होठों पर सिर्फ एक ही बात रहती। वे बार बार यही कहते रहते कि बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा ने हमें कोई संतान न दी। क्या मालूम हमारे प्रति उसका व्यवहार कैसा रहता। आसमानी उड़ान भरने वाले औलाद से भगवान ही बचाए। ऐसी निकम्मी संतानों के माँ बाप इधर उधर धक्के ही खाते फिरते हैं। 2 कुलों के बीच मयंक बाबू अकेले थे ही
उनका ब्याह होते ही उनके दोनों परिवारों में आशा की बेल पनपने लगी। उधर पांडे जी पति पत्नी की दिली ख्वाहिश उत्पन्न हुई कि अब अपने बगीचे में भी कोई कली खिल जाए और हम जल्दी से जल्दी दादा दादी बन जाएं। घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी तो मन को कितनी सुकून मिलेगा। बिना बच्चों के घर सूना सूना सा लगता है। इधर तिवारी जी पति पत्नी के मन में भी लालसा पैदा होने लगी कि अब बच्चों से पूरा घर ही भर जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। पूरी जिंदगी हम एक बच्चे के खातिर तरसते रहे। इस अवस्था में हमें कोई एक गिलास पानी देने वाला तक न था, लेकिन ईश्वर ने हमारी सुन ली और सब कुछ यूं ही हासिल हो गया। अब भगवान हमारे मन की बस एक मुराद और पूरी कर दे कि मयंक को बाप बना दे और कविता बेटी को माँ। इससे उनकी जिंदगी खुशी खुशी गुजर जाएगी। उन्हें बिना बच्चों के हमारी तरह किसी असहनीय पीड़ा का एहसास ना होगा। लेकिन मयंक बाबू और कविता का विवाह हुए धीरे धीरे कई साल बीत गए। अब तक उनके बगीचे में एक भी फूल ना खिला। समय के साथ साथ एकदम हरा भरा बगीचा उस पर दिखाई देने लगा। विधि का विधान भी बड़ा विचित्र है। उसके विधान को कोई नहीं जान सकता। उसकी मर्जी को कौन जाने कि कब क्या से क्या कर दे। तिवारी जी तो निसंतान थे ही। उनके घर में रहकर मयंक बाबू भी बे औलाद ही रह गए। संतान नाम की कहीं कोई किरण दूर दूर तक भी दिखाई ना दे रही थी। इससे उनके सारे अरमान मिट्टी में मिलते दिखाई देने लगे। सपने चकनाचूर होकर बिखरने लगे। देखते देखते मयंक बाबू 40 पार हो गए। बेचारी कविता एक बांझ का जीवन जीने को बेबस हो गई। उसकी गोद सोने की सोनी ही रह गई। दिन प्रतिदिन ढलती उम्र देखकर वह मन ही मन कुढ़ने लगी। उसे इतनी पीड़ा का अनुभव होने लगा कि गुलाब के फूल की तरह उसका खिला हुआ चेहरा कुछ ही दिनों में मुरझा गया। उस पर मायूसी छा गई। उसकी हंसी ठिठोली न जाने कहाँ गुम हो गई। अपनी प्राण प्रिया को ऐसी वेदना की दशा में देखकर मयंक भी काफी चिंतित और दुखी रहने लगे। पति पत्नी के गमगीन रहने से पांडे जी और तिवारी जी भी गम के सागर में डूबने लगे। उनकी सारी आशाओं पर पानी फिरता हुआ दिखाई देने लगा। एक फूल की खातिर मयंक बाबू ने कुछ डॉक्टर वैद्य का सहारा भी लिया, परंतु सब कुछ यूं ही बेकार चला गया। कहीं कोई फायदा ना हुआ। कुछ न समझ पाने पर सबने जवाब दे दिया। ये देख मयंक और कविता हताश हो गए। उनके मन में निराशा घर कर गई। अतंत कविता ने हार थक कर खुद को एक बंध्या स्त्री मान ली। उसके होठ हंसते रहते मगर हृदय दिन रात रोता ही रहता। उसका दिन तो किसी प्रकार व्यतीत हो जाता, किंतु रात गुजरने का नाम ही नहीं लेती। किसी निसंतान स्त्री के हृदय में कितनी पीड़ा और वेदना रहती है, इसे भली भांति वही समझ सकती है। उसके मन की शांति एकदम छिन जाती है। उसका दिल सदैव डूबता उतरता रहता है। मयंक बाबू के मन की व्यथा समझते ही कविता मन मारकर उनसे कहने लगी, स्वामी, हमारा नसीब ही खोटा है। इसमें किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं है। मेरी तकदीर में माँ बनने का योग नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आपके भाग्य में बाप बनने का योग लिखा है। अंत मेरी मानिए, कोई सुंदर कुलवंती और सभ्य सी लड़की देखकर आप दूसरी शादी कर लीजिए। वह फिर बोले, नाथ, हो सकता है उसी से हमारा वंश चल जाए। अब रही बात मेरी, तो आप इसकी तनिक भी फिक्र ना कीजिए। मैं अपने घर में आने वाली किसी भी लड़की को अपनी सगी बहन की तरह ही रखूंगी। उससे मेरी कोई खटपट ना होगी। मैं उसके साथ ऐसे निभाऊंगी कि आपको कभी स्वप्न में शिकायत का अवसर न दूंगी। ये सुनकर मयंक बाबू कहते हैं, कविता, क्या तुम पागल हो गई हो? यदि फिर आइंदा कभी ऐसी बात की तो मैं तुमसे बात भी न करूंगा। बिना सोचे समझे ही जो जी में आता है अनाप शनाप बकने लगती हो। ये बात ठीक नहीं है। अरे, शादी के 20-22 वर्ष बाद अब इन उटपटांग बातों का क्या मकसद है? अगर हमारे हरे भरे बगीचे में फूल ही खिलना होता तो अब तक कब का खिल चुका होता। वह कुछ रुककर फिर कहने लगते, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो। अब इस प्रकार नाहक ही फड़फड़ाने से क्या लाभ? क्या हमने अपनी और तुम्हारी जांच पड़ताल कराने में
कोई कसर बाकी रखी है। जब अपनी खेती ही बंजर है तो उसमें फसल कहाँ से उगेगी। अरे भाग्यवान, जरा समझने की कोशिश करो, अपने भाग्य को तो समझो। बिल्कुल पाला ही मार गया है, वरना अपने बगीचे में क्या एक भी फूल न खिलता। एक बात और, चाहे मिट्टी की ही सौत क्यों ना हो, उसे कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो उसे तुम कैसे सहन कर लोगे। जिस प्रकार एक नाद में दो भैंस चारा नहीं खा सकते, वैसे ही एक घर में दो बीवियां थोड़ी ही रह सकती हैं। दूसरी बात, हमारे बीच में दूसरी बीवी के बारे में सोचना भी पाप है। मैं ये पाप कदापि न कर सकता। एक बच्चे के चक्कर में दूसरी शादी करके मुझे अपने घर में आग नहीं लगानी है। ये सुनकर कविता छटपटा कर रह जाती। उसे बड़ी असह्य पीड़ा महसूस होने लगती। उसका कलेजा एकदम कचोट उठता। मयंक बाबू पर अपना कोई जोर न चलते देखकर कविता ने इसके लिए अपने सासू ससुर पर दबाव बनाना शुरू कर दी। साथ ही उसने तिवारी जी पति पत्नी को भी मनाने में तल्लीन हो गई। कविता की आए दिन रोज रोज के मनुहार और चिरोरी से अंत तो गुत्वा पांडे जी एक दिन मयंक का दूसरा विवाह करने को राजी हो गए। उनके साथ ही तिवारी जी भी मान गए। दोनों सज्जनों ने मिलकर मयंक बाबू को भी राजी कर लिया। बाबू हृदयनाथ नई पुत्र वधू तलाशने लगे। तिवारी जी के गांव के ही निकट राधेपुर नामक एक दूसरा गांव है। उस गांव के हरिदेव नारायण दुबे वास्तव में निहायत ही निर्धन और गरीब थे। गरीबी के चलते उनकी जवान लाडली बेटी शोभा को कहीं अच्छे घर परिवार में शादी न हो पा रही थी। उनके दो पुत्र थे। दोनों एक बार विदेश गए तो वहीं जाकर बस गए, फिर दोबारा पलटकर गांव की ओर न देखा। उन्होंने माँ बाप की खोज खबर लेना भी उचित न समझा। वृद्धावस्था में दुबे जी से कोई काम धंधा तो होता न था। इससे बेटी की अनुपस्थिति में उनकी खेतीबाड़ी सब एकदम चौपट हो गई। ऐसी हृदय विदारक दरिद्रता में बिना दान दहेज के शोभा का विवाह होना अत्यंत मुश्किल था। हरिदेव बाबू जहाँ भी घर वर की तलाश में जाते, सायंकाल तक मुंह लटकाकर वापस आ जाते। एक दामाद ढूंढने के लिए उन्हें दर बदर की खाक छाननी पड़ी, पर बात बनती नजर न आती। तभी हरिदेव बाबू के एक मित्र ने बाबू हृदयनाथ के बारे में उन्हें बताया। वही हरिदेव बाबू पांडे जी अथाह संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास एक ही बेटा है, वह भी पुलिस में नौकरी करता है। उसका विवाह हुए 20-22 साल गुजर गए, लेकिन उसकी पहली औरत से अभी तक कोई बच्चा पैदा न हुआ। अब पांडे जी अपने लड़के का दूसरा विवाह करने के इच्छुक हैं। वहां जाकर उनसे बात कर लीजिए, शायद बात बन जाए। हरिदेव बाबू पांडे जी के विषय में पहले से जानते ही थे। ये सुनते ही वह फौरन उनके पास जाकर बोले, पांडे जी, मैंने सुना है कि आप अपने पुत्र की दोबारा शादी करना चाहते हैं। क्या ये सच है? क्या बिना किसी अड़चन के दोनों लड़कियां खुशी से एक साथ रह सकती हैं? तब पांडे जी उदास मन से बोले, हाँ, ये बिल्कुल सच है। आपने जो कुछ भी सुना है ठीक ही सुना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मगर ये निर्णय हमारा नहीं, बल्कि मेरी पुत्र वधू कविता का है। दुबे जी ने जब कविता से पूछा तो उसने भी उन्हें सब सच सच बता दी। उसका विचार सुनकर हरिदेव बाबू बहुत प्रसन्न हुए। उनका रोम रोम खिलखिला उठा। अंधे को और क्या चाहिए, बस दो आँख। दुबे जी यही तो चाहते थे, चट मंगनी और पट शादी। दुबे जी के अनुरोध पर कविता और मयंक बाबू अगले ही दिन उनके घर जाकर शोभा को पसंद कर आए। तत्पश्चात फटाफट मुहूर्त निकलवाकर विवाह की तारीख भी पक्की कर दी गई। दुबे जी ने सोचा, एक ही बेटी है, लाओ अब उसके दोनों भाइयों नीरद और जलद को भी यह खुशखबरी बताकर बुला लो। उन्होंने उन्हें भी बुला लिया, किंतु जब उन्हें मयंक बाबू के पहले से ही शादीशुदा होने को पता चला तो वे बिगड़ खड़े हुए। वे इस शादी के लिए हरगिज राजी न थे। वे इस विवाह का खुल्लम खुल्ला विरोध करने पर उतारू हो गए। खबर मिलते ही दोनों फौरन घर पहुंच गए और रंग में भंग डालने का यत्न करने लगे। इसके बावजूद तिलक और फलदान की रस्म पूरी होने के बाद मयंक बाबू नियत तिथि पर एक बार फिर दूल्हा बने। वह बाजे गाजे के साथ बारात लेकर हरदेव दुबे के घर की ओर
चल पड़े। रास्ते में नीरद और जलज अपने कुछ लठबाज साथियों के साथ इधर उधर छिपकर बारातियों के आने का इंतजार कर रहे थे। बारात गांव के नजदीक पहुंचते ही वे यकायक उस पर टूट पड़े। उन्होंने बाजा गाजा सब फोड़ फाड़ कर रख दिया। कुछ बारातियों को एकाध लाठी जमा भी दिया। जान मुसीबत में फंसी देखकर पल भर में भी बाराती तितर बितर हो गए। भी जान बचाकर भाग खड़े हुए। 2-4 बंदूकधारी पुलिस वालों के संग मयंक बाबू अकेले रह गए। बची खुची बारात लेकर वह किसी तरह छिपते छिपाते हरिदेव दुबे के द्वार पर जा पहुँचे। वायु गति से जैसे तैसे दुल्हन बनी शोभा के साथ उनका विवाह हुआ। इसके बाद वह उसे लेकर अपने घर आ गए। कविता की तरह शोभा भी बड़ी मृदुभाषी और कोमल स्वभाव की थी। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। मयंक बाबू के घर आते ही उसने सब कुछ बखूबी संभाल लिया। वह कविता के साथ उसकी सगी बहन जैसे रहने लगी। उसकी माधुर्यता से सबका मन मुग्ध हो गया। मयंक बाबू के गृहस्थी की गाड़ी अब फिर मजे से चलने लगी। अब उन्हें एक की जगह एक ही साथ 2-2 पत्नियों का प्रेम मिलने लगा। उनकी वीराने बाग को पानी देने वाले 2 माली मिल गए। उनके मायूस मन में फिर से हिलोरें उठने लगी। मारे खुशी के वह फूलकर कुप्पा हो गए। उन्होंने सोचा, इतने अवरोध के बाद भी मैंने मैदान मार लिया, मुझे विजय मिल ही गई। शोभा से शादी होने के 1 साल बाद ही मयंक बाबू एक सुंदर स्वस्थ पुत्र के पिता बन गए। उसके 1.5-2 वर्ष व्यतीत होते शोभा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। एकदम पतझड़ की भांति वीरान घरों में 2-2 पुत्र रत्नों के आने से चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। कविता उनकी देखभाल ऐसे करती जैसे वे उसी की कोख से पैदा हुए हैं। कहीं लेश मात्र भी फर्क न था। उन्हें समय से नहलाने धुलाने, दूध पिलाने वगैरह का काम स्वयं कविता ही अपने हाथों से करती। अब सब कुछ पुनः पूर्ववत चलने लगा। सबको कष्ट में निराशा से छुटकारा मिल गया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। ईश्वर की लीला भी बड़ी अपरंपार है। अचानक उसका ऐसा चक्र चला कि सचमुच एक ऐसी बड़ी अनहोनी हो गई। इस सच्चाई को मयंक बाबू के घर का कोई सदस्य कतई मानने को तैयार न था। दरअसल हुआ यह कि शोभा को 2 बालकों की मां बनने की इतनी उम्र तक एक बांझ स्त्री की पीड़ा झेलने वाली कविता के पेट में भी कोई कली पनपने लगी। समय आने पर उसने भी एक बेटे को जन्म दिया। उसकी ममता रंग लाई और वह भी मां बन गई। शोभा के पुत्रों के साथ उसका ममत्व बेकार नहीं गया। अब मयंक बाबू की सूरत देखने लायक थी। वह बड़ी उलझन में पड़ गए। वह सोचने लगे, परमात्मा की यह कैसी अनुपम लीला है। एक भूमि में फसल उगते ही बंजर जमीन पर भी हरियाली छा गई। इनके बड़े होने पर क्या होगा? मेरी जायदाद तो अब 2 जगह बढ़ जाएगी। उनकी सारी खुशियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो गई। वह काफी चिंतित रहने लगे। उनकी भूख प्यास खत्म हो गई। आंखों की नींद न जाने कहाँ उड़ गई। उन्हें ऐसी दीनहीन दशा में देखकर उनकी दोनों पत्नियां कविता और शोभा उनसे व्यंग्यमय मस्खरी करने की गरज से कहती, हुजूर अभी और कितने बच्चे चाहिए? अगर कहिए तो बच्चों की फौज ही खड़ी कर दूं। आप तो बस हुक्म कीजिए। आपका आदेश हमारे सिर माथे पर। वे अपने व्यंग्य बाणों से उन्हें खूब घायल करती रहती। इससे उनका सुख चैन सब छिन गया। कुछ ही देर से ही सही उन्हें दुर्विवाह का फल मिल ही गया। उसका सारा मजा एक बड़ी सजा में बदल गया। इससे मयंक बाबू को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता। उनका हृदय आत्मग्लानि से भर उठता। वह अपना सिर ढूंढने लगते। उनके मन में बड़ा अजीब सा दर्द होने लगता। वह लोगों से कहते, भैया सब कुछ करना परंतु दूसरी शादी हरगिज न करना। इंसान छोटे मोटे हर गुनाहों से तो बच सकता है पर द्विविवाह से नहीं। इसकी सजा उसे हर हाल में भुगतनी ही पड़ती है। एक ही साथ 2 नावों पर सवार होना कदापि ठीक नहीं है। द्विविवाह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।